तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 9वीं की सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ सभी क्वेश्चन VBI है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं उन सभी को जो है अच्छे से आप लोगों को रट लेना है, अच्छे से उसको रिविजन कर लेना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय है, ठीक है, जिसमें कि 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको जो है सभी प्रश्न जो है ये 2-2 अंकों का मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, पहला प्रश्न है कि यातना शिविर या यातना गृह यानी कि कंट्रैक्शन कैंप का क्या अर्थ है। तो इसका आंसर आपको देना है कि विरोधी लोगों बिना कोई मुकदमा चलाए ऐसे बड़े कैदी कैंप में रखना जो ऐसी लोहों की तारों से सुरक्षित हो जिसमें बिजली दौड़ती रहती है। इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि स्लीपर से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है बार बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से आप लोगों को रिपीट कर लेना है, अच्छे से इसको जो है याद कर लेना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि स्लीपर किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह देना है कि रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोक रखते हैं उसे स्लीपर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो इसका आंसर देना है दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा मालाबार तट और करोमंडल तट पर भारी वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है। इस प्रकार से आपका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर कहता है कि जीव मंडल निश्चय से क्या अभिप्राय है, इसका कोई उदाहरण दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना इसका कोई 2 उदाहरण आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो है अभिप्राय को बताना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि जीव मंडल निश्चय एक बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ प्रत्येक पादप एवं जीव प्राणी प्रजातियों एवं प्रजातियों को जो है प्राकृतिक वातावरण के संरक्षण प्रदान करती है। यानी कि ये क्या करता है, जीव मंडल जो है सभी पेड़ पौधे पादप चीज़ों को एवं जीव प्रजातियों को जो है प्राकृतिक रूप से उसको संरक्षण करती है, यानी कि उसका जो है सुरक्षित करती है। आगे यहाँ पे इसका जो कोई 2 उदाहरण यहाँ पे पूछा गया था, तो इसका 2 उदाहरण बताना है कि इसके 2 उदाहरण इस प्रकार है। तो इसका पहला लिख देना है कि नंदा देवी उत्तराखंड जो कि उत्तरांचल में है, और उसके बाद दूसरा लिख देना है कि नोकरेक जो कि मेघालय में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 उदाहरण भी आपको दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे पूछा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए दोस्तों, निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इलेक्शन के टाइम में हम बोलते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर है, निर्वाचन क्षेत्र वहाँ है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि निर्वाचन क्षेत्र से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि निर्वाचन क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि एक निर्वाचन क्षेत्र जिसमें से मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। यानी कि वोटिंग के समय में आपके फादर्स हो गए, आपके भाई बड़े भाई होंगे जिनका कि एज जो है 21 से ऊपर हो गया होगा, 18 से ऊपर हो गया होगा, वो जो है वोटिंग देने जाते हैं। तो कहाँ जाते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र जाते हैं ना, तो वहीं पर आपका हो गया निर्वाचन क्षेत्र, जहाँ से हम अपनी प्रतिनिधि को चुनते हैं। तो यही आपका निर्वाचित हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है आंसर देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि सिविल अधिकार कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि जीवन का अधिकार, समानता, स्वतंत्रता, वंश निर्माण का अधिकार एवं संपत्ति रखने का अधिकार आदि कुछ सिविल अधिकार होते हैं। सिविल अधिकार का मतलब हो गया पैतृक अधिकार, ठीक है, यानी कि जो कि हमें पूरी तरीके से अधिकार है। तो ये वाला जो है इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर कहता है कि भारत में स्वीकृत औसत कैलोरी आवश्यकता कितनी है। तो देखिए यहाँ पे ये पूछा गया कि भारत में जो है स्वीकृत औसत कैलोरी, ठीक है, कैलोरी जो है आवश्यकता कितनी है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2400। ठीक है, 2400 कैलोरी प्रतिदिन जो होता है व्यक्ति के लिए, और शहरी क्षेत्रों में जो है 2100 होता है। तो आपको इस प्रकार आंसर देना है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, यानी कि ग्रामीण के क्षेत्रों में एक व्यक्ति के लिए जो है 2400 प्रतिदिन जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है, और शहरी क्षेत्रों में जो है मात्र 2100 जो है कैलोरी प्रति व्यक्ति जो है की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपका 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें कि सभी प्रश्न जो है 3-3 अंक का होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी में नाजीवाद
की विजय के प्रमुख प्रभाव क्या थे? तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि इस प्रकार आपको छोटा सा पॉइंट के अनुसार ऐसे भी बता सकते हैं कि जर्मनी के निजीवाद की विजय का प्रमुख इस प्रकार है, तो आपको इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे किस तरह से पॉइंट देना है, दर्शाना है। देखिए जितने भी आप पॉइंट्स दर्शाएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आंसर आपको देना है कि जर्मन में नाजीवाद की विजय के प्रमुख प्रभाव या परिणाम इस प्रकार थे। तो पहला आपको देना है कि जर्मनी में नाजीवाद की विजय का परिणाम यह हुआ है कि वहां की सत्ता हिटलर के हाथ में आ गई और उसने सैनिक शक्ति को बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आप लोग पॉइंट में लिख देना है कि जर्मनी के लोग प्रथम विश्व युद्ध में हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की तैयारियां करने लगे और विनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। परिणाम स्वरूप अन्य देशों में भी शस्त्र का होड़ लग गई, अतः दूसरे विश्व युद्ध की भूमिका तैयार हो गई। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है 8 नंबर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन के बागान मालिकों का कैसा प्रभावित रहा, यानी कि कैसा जो है कैसे प्रभावित किया गया। तो देखिए दोस्तों यह वाला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, ये काफी बीबीआई क्वेश्चन है। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह वाला जो क्वेश्चन है और ये चैप्टर से जो है 100% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में दे दिया है और आपके ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से याद करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। ठीक है, इसको इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से याद रख लेना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि औपनिवेशिक काल के वन प्रबंधन में आए परिवर्तन के बागान मालिकों को कैसे प्रभावित किया। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है दोस्तों। इसमें देखिए थोड़ा सा ही बड़ा क्वेश्चन होगा लेकिन आपको यहाँ पे अच्छे से समझना है। इसको आप समझकर भी सटीक तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि उत्तर में कि बागान मालिक जो प्राय यूरोपीय हुआ करते थे या ही होते थे। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूरोपीय हुआ करते थे या यूरोपीय ही होते थे। उन्हें जो है नए वन कानूनों से काफी लाभ रहा। ठीक है, यानी कि उन्हें जो है नए कानून वन जो आए थे उनसे काफी लाभ जो है मिल रही थी। एक तो उन्हें जो है बड़े बड़े जंगलों को काटकर वहां अपने चाय, कॉफी और नील आदि का बागान स्थापित करने का आसान हो गए और दूसरे उन्हें घुमतू लोगों यानी कि चारवाहा समुदाय के लोगों तथा आदिवासियों को अपने पास नौकर रखने का अच्छा मौका मिल गया, क्योंकि अब उन जातियों से वनों को लाभ उठाने के सभी अधिकार छीन लिए गए थे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि घुमतू लोग जो कि चारवाहे होते हैं, जो कि अपना गाय बकरी भैंस जो वो सब चराते रहते हैं घूम घूम कर, और जो आदिवासी होते हैं उनके पास जो है कुछ पैसा कमाने के लिए कोई भी काम धंधा नहीं बचा। तो इन्हीं यूरोपीय कंपनियों ने उसको जो है अपने उद्योगों में नौकर के रूप में रखने लगा। ठीक है, मजदूरों के रूप में रखने लगा और उनके पास जो अधिकार जो था आदिवासियों के पास, चरवाही लोगों के पास, सभी जो अधिकार छीन ले गए उपनिवेश काल में। उसके बाद दोस्तों आगे लिख देना है कि स्थिति का लाभ उठाते हुए यूरोपीय बागान मालिकों ने आदिवासियों जाति का खूब शोषण किया। इस प्रकार से आपका आंसर जो है दे देना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिए क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, नाम लिखिए। तो देखिए ये तो आप लोगों को मालूम ही है। ठीक है, क्योंकि आपको जो है आप लोग गाना सुने ही होंगे। एक ये कहता है ना कि पतझड़ मौसम, ऐसा कोई गाना है, ऐसा हमको गाना वो याद नहीं आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गाना था ऑटो सॉन्ग, तो बाद में कभी याद आएगा तो मैं आपको सुना दूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो इसका उत्तर आपको देना है कि भारत में कितने प्रकार की ऋतुएं होती हैं, नाम लिखना है। तो ये भारत में जो है 4 प्रकार के ऋतुएं होते हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार देना है। पहला ऋतु जो हो गया शीत ऋतु, जो कि दिसंबर से फरवरी तक में होता है। ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से जून में होता है। वर्षा ऋतु जो जून से सितंबर तक की होती है। और पीछे हटता मानसून यानी कि पतझड़ मानसून जो होता है जिसको कहते हैं, इसको अक्टूबर से नवंबर तक का होता है। तो आप जो है इसको अच्छे तरीके से जो है याद कर लेंगे। साथ में दोस्तों आप ऋतु के साथ साथ में उसका जो अवधि रहती है, जो समय रहता है कि कब से कब तक का होता है, उसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, अगर मान के चलिए ये पूछ दे कि शीत ऋतु जो है कब से कब तक की होती है और कैसे होती, तो आपको जो है यहाँ पे उलझने नहीं होगी और आप सटीक रूप से आप आंसर लिख पाओगे। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि जैव आरक्षित क्षेत्र क्या है।
एक उदाहरण दक्षिण और एक उत्तर क्षेत्र का दें। तो देखिए दक्षिण क्षेत्र उत्तर क्षेत्र दोनों का आपको बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि जैव आरक्षित क्षेत्र होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर देना है कि भारत की जैव विविधता के परिरक्षण और संरक्षण क्षेत्र को जैव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तो आप समझ गए कि क्षेत्र किसे कहते हैं। अब यहाँ पे उत्तर दक्षिण के बारे में पूछा गया, तो यहाँ पे बताना है कि उत्तर में जैव आरक्षित क्षेत्र फूलों की घाटी उत्तरांचल है और दक्षिण में नीलगिरी केरल में है। पहले वाले क्षेत्र को नांदो देवी जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरे को नीलगिरी जैव आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, कहता है चुनाव चिन्ह क्या होते हैं, इन्हें कौन प्रदान करता है। देखिए इलेक्शन के टाइम में चुनाव जब होती है तो सभी प्रतिनिधित्व को एक चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जहां पर जो है सभी जनता जो है मोहर लगाकर उसे विजयी करते हैं या उसे जो है जीत घोषित करवाते हैं। तो ऐसे में उनको जो है चुनाव चिन्ह होता क्या है ये पहले आपको समझना है। देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना चुनाव चिन्ह होता है। चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग देता है, जैसे कि कांग्रेस ई, ठीक है, का चुनाव चिन्ह हाथ और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। तो इस प्रकार से उदाहरण के साथ में आपको बता देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों 14 नंबर, यहाँ पे ये दिया गया है क्वेश्चन कि मौलिक अधिकारों से आपका क्या तात्पर्य है या मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि वे मूलभूत आवश्यकताओं जो व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए परमावश्य होती है, यानी कि आवश्यक होती है, उन्हें मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहा जाता है। अधिकारों का प्रयोजन मनुष्यों में निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि आपको 5 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको 3 का ही सटीक आंसर बताना है। 3 का ही आप लोगों का आंसर दिए जाएंगे। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 19 क्वेश्चन में से आप लोगों को 13 का ही सवाल का जवाब देना है। तो देखिए इसका जो पहला सवाल है दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर, इसमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि नास्तियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए। तो कुछ पॉइंट के अनुसार आपको तरीका भी बताना होगा। तो इसका आंसर इस प्रकार देना है कि नास्ती सरकार ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए। तो कौन कौन से तरीके अपनाए आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना है। तो सबसे पहला देख सकते हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा कि युवाओं का विचार परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन उसका विचार किस तरीके से किया गया उसके बारे में कुछ डिफिनेशन आपको लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है कि उनकी बाल्यावस्था से ही नास्तिक सरकार ने बच्चों के मन मस्तिष्क पर कब्जा कर लिया। जैसे जैसे वे बड़े होते गए उन्हें वैचारिक प्रशिक्षण द्वारा नास्तिकवाद की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में आपको बताना है कि स्कूली बच्चों का विचार परिवर्तन। तो स्कूली बच्चों को परिवर्तन किस तरीके से किया, उनके विचार को किस तरीके से बदलाव किए गए। तो आपको यहाँ पे डिफिनेशन के अनुसार बताना है कि नास्तिक सरकार ने अपनी विचारधारा द्वारा नए पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकें तैयार करवाई। कई युवा चित्रकारिता कार्यक्रम बनाए गए। इन सबके द्वारा उन्हें नर्मता तथा कृतज्ञता का पाठ पढ़ाया गया। उन्हें कहा जाता था कि वे यहूदियों से घृणा तथा हिटलर की पूजा करें। तो इस प्रकार से जो है उसके स्कूल के बच्चों में ये जो है विचार, उसकी स्कूल के बच्चों के जो मन में जो विचार आता था उनमें परिवर्तन किए गए। इस प्रकार से आपको बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला नहीं इसका अगला पॉइंट होगा इस तरीके से आपको बताना है कि खेल गतिविधियां। तो खेल गतिविधियों में भी परिवर्तन किए गए कि उन सभी खेल गतिविधियां यानी कि खासकर जो बॉक्सिंग हुआ करता था पहले उसे प्रोत्साहित किया गया। जो बच्चों में हिंसा तथा आक्रामकता होती थी उन्हें भावना पैदा करती गई। यानी कि अगर बॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर आपके मन में गुस्सा ही नहीं है, आपके पास हिंसात्मक और आक्रामक प्रभाव नहीं होता पैदा होता आपके मन में, तो आप बॉक्सिंग नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों इन सभी खेलों को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया और ज्यादा जो है आक्रामक बनाया गया। अगला पॉइंट में आपको देना है कि लड़कियों का विचार परिवर्तन। तो लड़कियों में क्या लिखना बताना है कि लड़कियों की शिक्षा दी जाती थी कि उन्हें अच्छी मां बनना था तथा शुद्ध रक्त वाले आर्य बच्चों का लालन पालन करना होगा। तो यह लालन पालन करना होगा या पालन पोषण करना होगा। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला पॉइंट बताना है कि औरतों के बीच मतभेद।
या भेदभाव। तो औरतों के बीच जो है क्या भेदभाव के अनुरूप बताया गया। तो देखिए आपको यहाँ पे बताना है कि औरतों के बीच उनके बच्चों का आधार पर भेदभाव किया जाता था। यह अवांछित बच्चे की मां होने पर औरतों को दंडित किया जाता था, जेल में कैद कर दिया जाता था, किंतु बच्चे के शुद्ध आर्य प्रजाति का होने पर औरतों को सम्मानित किया जाता था तथा इनाम भी दिया जाता था। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। देखिए दोस्तों, ज़्यादा मैं बता दूं कि अधिकतर अगर पॉइंट बाय पॉइंट आप लिखेंगे तो ज़्यादा नहीं, आपको 3 से 5 तक जो है पॉइंट बताना है। ज़्यादा पॉइंट लिखने से कोई फायदा नहीं है, उतना ही मार्क्स आपको मिलेगा। अगर 3 पॉइंट दर्शाते हैं तो फिर भी उतना नंबर मिलेगा, 5 पॉइंट दर्शाए तो फिर भी उतना ही नंबर मिलेगा। कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 5 पॉइंट आप लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो कि 16 नंबर है, कहता है कि वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो वन संरक्षण के बारे में आपको बताना है। तो पहला आपको बताना है कि वन एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा है, ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः वन संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाकर वन समस्या का हल किया जा सकता है। तो कौन कौन सी जो है उपाय हम लोग अपना सकते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता देनी है। इसमें आपको मात्र 3 पॉइंट को बताना है, ज़्यादातर 5 पॉइंट आपको दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला बताएंगे कि वनों को अंधाधुंध कटाई पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। दूसरा लगाएंगे कि अति चराई पर रोक लगाई जाए। तीसरा लिख देना है कि वनों के वृक्ष काटने पर उनके स्थान पर वृक्षारोपण करना आवश्यक है। चौथा बता देना है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए क्षेत्रों का निर्धारण करना चाहिए। और पांचवा बता देना है कि वन क्षेत्रों को संरक्षित करने का नितांत आवश्यकता है। तो इस प्रकार से बता देंगे। और अगला एक्स्ट्रा आप अगर बताना चाहेंगे तो इस प्रकार भी बता सकते हैं कि लकड़ी के ईंधन का उपयोग कम से कम हो, इसका ध्यान रखा जाए, इस पर विकास किया जा सके। तो इस प्रकार से आपको पॉइंट के अनुसार आंसर बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में होने वाले मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताएं। तो मानसूनी जो वर्षा होती है वो कौन सी वर्षाएं हैं, किस तरीके से होती है और उसकी विशेषता क्या होती है, वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि मानसून वे पवने हैं जो समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेती है, इसी के परिणाम स्वरूप ऋतुओं का चक्र होता है, ठीक है, ऋतुओं का चक्र चलता है। तो इसका जो है आगे जो है आपको यहाँ पे पूछा गया कि इसकी विशेषता, तो इसकी विशेषता इस प्रकार बताना है। कहता है मानसूनी विभिन्नता के आधार पर वर्ष को 4 ऋतुओं में बांटा गया है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको जो है बताया था और मैंने कहा भी था कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन दिया जाएगा। तो देखिए 4 ऋतु कौन कौन से थे। शीत ऋतु जो कि दिसंबर से फरवरी तक का होता है, ग्रीष्म ऋतु जो कि मार्च से मई तक, और दक्षिण पश्चिमी मानसून ऋतु जो कि वर्षा ऋतु हम कहते हैं, जो कि जून से सितंबर तक, और जिसको हम शरद ऋतु कहते हैं यानी कि पतझड़ ऋतु, ठीक है, जो कि देखिए यहाँ पे उसको लिख देना है अक्टूबर से नवंबर तक में, ठीक है। आपको यहाँ पे शरद ऋतु देके आपको अक्टूबर से नवंबर तक इतना जो है आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार लिखेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अब ये जो है कह रहा है कि मानसून की विशेषताओं के भी बारे में बता दीजिए। तो मानसून की विशेषता का 3 पॉइंट आपको दर्शा देना है। तो पहला लिख देना है कि भारत में पवन विमुख ढालों, दृष्टि छाया क्षेत्रों और थार जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों को छोड़कर से सभी स्थानों से में प्राप्त मानसूनी वर्षा होती है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है कभी भी मानसूनी वर्षा जो है नहीं होती है। दूसरा पॉइंट आपको दर्शाना है कि इस ऋतु के आरंभ में पश्चिमी घाटों में पवनाभिमुख ढालें भारी वर्षा प्राप्त करती है, अर्थात 250 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। अगला पॉइंट में आपको दर्शा देना है कि वृष्टि छाया क्षेत्र, दक्कनी पठार और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी स्वल्प वर्षा होती है। और चौथा पॉइंट आपको दर्शा देना है कि देश के उत्तर पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होती है, जैसे कि मासिनराम में विश्व के सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इस प्रकार से आपको 4 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन आपको 4 ही पॉइंट आपको दर्शाने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है कि भारत वनस्पति जगत और प्राणी जगत का धरोहर में
धनी क्यों हैं? तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको यहाँ पे पहले वनस्पति जगत और प्राणी जगत का धरोहर के धनी क्यों होते हैं इसके बारे में बताना है। तो पहला आपको यहाँ पे आंसर इस प्रकार देना है दोस्तों कि भारत में वनस्पति और जीव जंतुओं की विशाल विरासत है, जिसमें मुख्य कारण इस प्रकार है। तो सबसे पहला कारण क्या है? तापमान। देखिए, वनस्पति जगत और प्राणी जगत के लिए यानी कि जीव जंतुओं के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो तापमान होता है। अगर किसी भी देश में अलग अलग तापमान होती है तो उसके क्षेत्र के अलग अलग जो है वनस्पति और उनकी जो है प्रजाति अलग अलग होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि अगर मान के चलिए यहाँ पे देख सकते हैं कि कश्मीर में अधिकतर जो है भेड़ होती है, यहाँ पे अधिकतर गाय बकरी होती है। कश्मीर में उतना जो है बकरियां नहीं होती है। तो जिस तरीके से अलग अलग क्षेत्रों पर जो है तापमान होते हैं, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जीव जंतु पाए जाते हैं। जैसे कि ठंडी क्षेत्रों में वो जो है पैंगुइन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रीष्म काल होती है तो यहाँ पे जो है गर्मियाँ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जो है भारत में पैंगुइन नहीं पाया जाता है। तो ऐसे में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अलग अलग तापमान के अनुसार अलग अलग जीव जंतुएं बसते हैं। तो इसका जो है आपका मुख्य कारण आपका तापमान है। तो इसका आपको परिभाषित के रूप में बताना है कि भारत में हर प्रकार का तापमान एवं जलवायु पाई जाती है। कुछ प्रदेशों में सम जलवायु है जबकि कुछ अन्य प्रदेशों में विषम जलवायु पाई जाती है, जहां गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक गर्मी होती है। तो आपका यहां तक जो है आपको एक पॉइंट देना है। यहाँ पे उतना पॉइंट ज़्यादा नहीं लिखना है, जहां तक हम बता रहे हैं उतना ही आपको पॉइंट बताना है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको दर्शाना है कि दोस्तों धूप, ठीक है। तो आपको धूप में क्या लिखना है कि सूर्य की रोशनी जो ऊंचाई, भूमध्य रेखा से दूरी, दिन की लंबाई और ऋतुओं पर निर्भर करती है, वनस्पति और जीव जंतुओं के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालती है। भारत एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ धूप की कमी नहीं, जिसके लिए वृक्ष वनों में एक दूसरे के ऊपर बढ़ने का प्रयत्न करते हैं। पशुओं को भी धूप बहुत पसंद है, जिसकी भारत में कमी नहीं है। तो इस प्रकार से धूप के बारे में आपको बता देना है। उसके बाद बता देना है पॉइंट दोस्तों वर्षा के बारे में। तो वर्षा किस तरह होना बताना है, तो ऐसे बताना है कि भारत में विभिन्न देशों में वर्षा में भी बड़ी विभिन्नता पाई जाती है। भारत में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश भी हैं, मध्यम वर्षा वाले भी और कम वर्षा वाले भी यहाँ पे प्रदेश होते हैं। इसलिए भारत में हर प्रकार की वनस्पति एवं जीव जंतुएं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वर्षा के बारे में आपको पॉइंट्स दर्शाना है। उसके बाद दर्शाना है दोस्तों मिट्टी और मृदा के बारे में, यानी कि मृदा और मिट्टी जो है काफ़ी उपयुक्त होता है जलवायु के बारे में, जलवायु के लिए, और वनस्पति और जीव जंतुओं के बारे में। तो यहाँ पे देखिए कि क्या भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे आपको पॉइंट दर्शाना है कि भारत एक विशाल देश है जिसमें हर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी आदि। इसलिए यहाँ हर प्रकार की वनस्पति और उस पर निर्भर रहने वाले जीव जंतुएं पाए जाते हैं। अगला बता देना पॉइंट धरातल। तो यहाँ पे आपको धरातल के बारे में क्या बताना है कि भारत में ऊंचे से ऊंचे धरातल और नीचे से नीचे धरातल के स्थान पाए जाते हैं। कहीं यहाँ मैदान है तो कहीं पठार है, कहीं पहाड़ है, जिसके कारण भारत में हर प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु के लिए आदर्श वातावरण मिल जाता है और उन्हें फलने और फूलने में कोई अड़चन नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको पॉइंट के अनुसार बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूछा गया है कि भारत में खाद्य की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है। तो खाद्य की सुरक्षा हम लोग किस तरीके से सुनिश्चित करेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट दर्शाएंगे। तो देखिए इसका आंसर आपको देना है कि खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने में का समर्थ। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा का धारणा को निम्न आयाम है, यानी कि निम्न उपाय से हम कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपको दर्शाना है कि खाद्य की उपलब्धता। तो खाद्य की उपलब्धता किस तरह से करेंगे, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जनसंख्या के लिए खाद्य की भौतिक उपलब्धता आती है। इसमें देश के भीतर खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात एवं सरकारी अन्य भंडारों में एकत्रित पिछले वर्षों के भंडारण शामिल होते हैं। इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में दर्शाना है कि खाद्य की सुलभता या पहुंच। तो यानी कि खाद्य की सुलभता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट दर्शाना है कि इसका अर्थ होता है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच के भीतर हो। तो ये जो है यानी कि खाद्य जो है सभी व्यक्तियों के पास पहुंच सके।
अगला पॉइंट दर्शाना है कि खाद्य की समर्थता। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकता का खाद्य खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों। ठीक है। अगला पॉइंट दर्शाना है कि पौष्टिक खाद्य। देखिए पौष्टिक खाद्य काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें जो है थोड़ा सा डिफिनेशन देना है कि उपलब्ध खाद्य व्यक्ति की आहार संबंधी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ही नहीं बल्कि सुरक्षित एवं पौष्टिक भी होना चाहिए। तो आपका जो है ये चौथा पॉइंट के अनुसार आपको दर्शा देना है। और पांचवा पॉइंट में आपको इस तरीके से दर्शाना है दोस्तों कि सभी समयों में उपलब्ध हो। तो अगर दोस्तों खाद्य की अभी आवश्यकता है और अभी उपलब्ध ना हो सके तो क्या वो अच्छा होगा? नहीं हो पाएगा। वो जो है उसकी जो है सुरक्षा या संरक्षण की आवश्यकताओं के निबंधन में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए इसका जो पांचवा पॉइंट है तो आपको इस प्रकार देना है कि सभी समयों में उपलब्ध है। तो लिख देना है कि एक देश किसी विशेष समय में खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकता है, परंतु खाद्य सुरक्षा से आशय दीर्घकाल के लिए खाद्य में आत्मनिर्भरता होना है। तो इस प्रकार से आपको 5 पॉइंट दर्शा देने हैं। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 19 क्वेश्चन बताए हैं। 19 क्वेश्चन में से आपको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। 1900 में से आपको 13 क्वेश्चन का ही आपको आंसर वहां पे एग्जाम में लिखना है। इसको अच्छे से आप लोग जो है रिवीजन करते जाइएगा। और दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो इसको शेयर जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते जाइएगा। और चैनल पे पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल सके। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।